अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? नो लेट अस कंसीडर द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर किसी स्ट्रिंग के ऊपर लें या वैसे भी दो वेव्स हों, स्ट्रिंग के ऊपर लेने से हमें समझने के लिए आसान होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो वेव्स जो हैं वो मूव कर रही हों, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है, इसमें ए और बी। ए जो है उसकी डायरेक्शन अगर आप देखें वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रही है और बी वेव जो है वो राइट साइड की तरफ मूव कर रही है। इस तरह दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है एक दूसरे के। This figure shows the profile of two waves at instant t is equal to 0, यानी जब स्टार्टिंग टाइम है उसका वेव का, then after time t by 4, then 3/4t and after time t, यानी t is equal to 0 का मतलब है at 0 जब स्टार्ट हुई वेव, और t/4 का मतलब है यानी जितना वेव का टाइम पीरियड है उसका 1/4, यानी 1/4 वेव जो है वो गुज़री। उसके बाद फिर t/4 के बाद 3t/4 और फिर एंड पे t, यानी फुल टाइम जब हाफ t/2 जो होगा उस पर भी यहाँ पे आपको वेव जो है वो मिल जाएगी। Where t is the time period of the wave, we are interested in finding out the displacement of the point 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 at this instant as the waves सुपरपोज का मतलब है कि दोनों वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आती हैं। ये देखें, पहली वेव जो है यहाँ पे जो फर्स्ट है एट लेफ़्ट साइड में पहला पॉइंट अगर हम देखें ए का, वो t इज़ इक्वल टू 0 पे दोनों वेव्स की आपको कंडीशन नज़र आ रही है। ठीक है, अब आफ्टर टाइम t/4 यानी 1/4 जब टाइम गुज़रा है तो तब वेव्स की कंडीशन देखिए वो कौन सी है। क्योंकि जो ए वेव है उसने राइट साइड की तरफ मूव करना है, इसलिए ए वेव जो है वो जो 0 से स्टार्ट हुई थी उसका 0 वाला फेज़ जो है वो अब डाउन जा चुका है, वो नेगेटिव पीक में। अब उसकी स्टार्टिंग अगर आप देखें तो वो जो ए वेव जो है वो -π/2 वाले पार्ट पे पहुंच चुकी है एट टाइम t/4। लेकिन अगर आप बी वेव को देखें तो उसको आपने लेफ़्ट साइड से, पहले हम जो है ए वेव राइट साइड से स्टार्ट हो रही है और बी वेव जो है वो लेफ़्ट साइड से। उसकी लेफ़्ट साइड पे देखें जो 0 से स्टार्ट हो रही थी तो वो 0 वाला पार्ट जो है वो अब नीचे आ चुका है। ये देखें ना, ये ए वेव, अगर आप ए वेव को देखें तो इसकी वेव ए जो है वो इस साइड से जो है वो चल रही है, जबकि बी वेव जो है वो इस साइड से चल रही है। ठीक है, अब आप देखें जो ए वेव थी उसकी फर्स्ट वाली जो पोजीशन थी वो ये थी, अब दूसरी जगह पे उसकी वो वाली पोजीशन अब यहाँ जा चुकी है। और इसी तरह अगर आप बी वेव में देखें, इसकी ये वाली पोजीशन जो थी 0, अब वो कहाँ जा चुकी है, वो यहाँ जा चुकी है इस जगह पे। ठीक है, इसी तरह अगले पॉइंट पे देखें, आफ्टर टाइम t/2 देखेंगे, ये सॉरी ये वाली लाइन जो है ये गलत लग गई है। तो आफ्टर टाइम t/2 अगर आप देखें इसको, वहाँ पे अब ये वाली सूरत हाल यहाँ पे देखें। अब आफ्टर टाइम t/2 क्या होगा, इस ए पॉइंट की ये वाली पोजीशन जो होगी, अब ये पोजीशन कहाँ पहुँच चुकी है ए पॉइंट की, वो चीज़ सॉरी ये वाली
ए की ये वाली पोजीशन जो थी वो वेव चल के यहाँ पहुँच चुकी है ये वाली जगह पे, ठीक है। और इसी तरह अगर आप बी को देखें, इसकी ये वाला पॉइंट जो था वो इस जगह पे चल के यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। अब जो वेव्स की पोजीशन है, अब ये जो है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, जबकि इससे पिछले में अगर देखते तो ये डिस्ट्रक्टिवली कर रही थी। इसी तरह आफ्टर टाइम 3t/4 देखें, जो बी पोजीशन ए वाली जो वेव है वो उसकी जो पोजीशन है वो 3t/4 के बाद वो कहाँ पहुँच चुकी है, वो पॉइंट जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो अब किस जगह पे है, वो अब इस जगह पे पहुँच चुका है यहाँ पे। इसी तरह ये वाली स्टार्ट जो वेव थी वो यहाँ से इस वक्त जो थी वो कहाँ पहुँच चुकी है, वो आप ये देखें, ये जो 3t/4 पे फिर अगेन जो है वो सिचुएशन ये है कि आफ्टर टाइम 3t/4 ये दोनों वेव्स जो हैं एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर आप इसमें और इसमें देखें और इसी तरह 3t/4 पे और 3t/4 पे ये दोनों वेव्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ इनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि अगर ए वेव जो है उसका क्रेस्ट है तो बी वेव का ट्रफ है, इसी तरह अगर ए वेव का ट्रफ है तो बी वेव का क्रेस्ट है। जबकि आफ्टर टाइम टी, एक पूरा टाइम पीरियड टी गुजरने के बाद अगेन ये दोनों वेव्स जो हैं ए और बी ये एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर का मतलब है कि ये दोनों वेव्स जो हैं इनका एक का क्रेस्ट तो दूसरी का भी क्रेस्ट है, अगर एक का ट्रैफ है तो दूसरी का भी ट्रैफ है। और ये चीज़ जो है ये नीचे फिगर में भी आपको नज़र आ रही है, ये वाली में ये फिगर यहाँ पे ना ये इसके वर्ड्स जो हैं इतने क्लियर नहीं हैं क्योंकि जो सॉफ्ट कॉपी बच्चों डाउनलोड में हमें मिलती है ना वो उसमें जो है वो इससे ज़्यादा क्लियर वर्ड्स हमें नज़र नहीं आते, वो है ही नहीं है। तो आप ना इसको बुक से देख लें, उससे आपको इसकी क्लियर वर्ड्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। अब इस फिगर में आपने देखा है कि ये वेव्स दोनों जो हैं ए और बी वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं। स्टार्टिंग पोजीशन पे दोनों एक दूसरे के साथ इन फेज़ होती हैं। इन फेज़ का मतलब है कि अगर ए वेव का क्रेस्ट है तो बी का भी क्रेस्ट है, अगर ए का ट्रफ है तो बी का भी ट्रफ है। फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करती हैं। सुपरपोज का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है। तो अगर हम स्टार्टिंग पोजीशन पे देखें तो ये इन फेज़ हैं, जबकि t/4 पे ये फिर आउट ऑफ फेज़ हैं, फिर आगे टोटली आउट ऑफ फेज़ हैं, फिर t/2 पे इन फेज़, फिर t/4 पे 3t/4 पे टोटली आउट ऑफ फेज़ एंड आफ्टर टाइम t फिर इन फेज़। यानी इस तरह से ये वेव्स जो हैं इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ जा रही हैं। और अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू गिवन रीडिंग दैट द पॉइंट्स 1 2 3 जो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं दे आर एट डिस्टेंस λ/4 अपार्ट एंड लैम्डा क्या है, ये एक वेवलेंथ है दैट इज़ बीइंग द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स वी कैन डिटरमिन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज पॉइंट्स by applying the principle of superposition. According to principle of superposition, amplitude of the superposing waves are added together. Then figure 8.12 shows the resultant displacement of the points 1 3 and 5। यानी यहाँ पे जो आपको देखें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर हम 1 3 और 5 का देखें तो आपको वो फिगर 8.12 सी में नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है उसकी 8.12 डी वो आपको इसके उल्टे पॉइंट्स पे जो है
यानी दूसरे जो जो 2 और 4 पॉइंट्स है वहाँ पे आप एम्पलीट्यूड देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 और 4 पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वहाँ पे वेव्स जो थी वो आउट ऑफ फेस थी, इसी तरह टोटली एक दूसरे के आउट ऑफ फेस थी। और जबकि अगर हम देखें ये दोनों जो हैं वेव्स नज़र जो आ रही हैं यहाँ पे आपको फिगर .1 पे, 3 पे और 5 पे, अगर हम इन दोनों वेव्स को ऐड करें बेटा तो ये दोनों चूँकि एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में जा रही हैं तो फर्स्ट का अगर फर्स्ट टाइम पे उस वक्त पे क्रेस्ट का मैक्सिमम है तो दूसरे का ट्रफ का जो है वो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है जिसको हम मिनिमम पॉइंट कह रहे हैं। तो अगर हम उनके एम्पलीट्यूड को ऐड करें तो फर्स्ट का जो है वो पॉजिटिव साइड पे अप जा रहा है और सेकंड जो वेव बी है उसका नेगेटिव साइन डाउन जा रहा है। अगर फ़र्ज़ करें 1 सेंटीमीटर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अप है और 1 सेंटीमीटर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के डाउन है तो एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा। तो आपकी वेव का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर प्लस नेगेटिव 1 सेंटीमीटर वो हो गया ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि 1 पॉइंट पे तो आपका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो गया। इसी तरह .2 पे जाके एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि दोनों वेव्स जो हैं वो अप साइड पे चली जाएंगी। इसी तरह ये हम करते जाएंगे एम्पलीट्यूड इसके ऐड करते जाएंगे तो हमें जो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो ऐसे होगी कि एक दफ़ा हमें उसकी जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मैक्सिमम और फिर मिनिमम, यानी एक जगह पे दोनों का ऐड होकर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और अगली पॉइंट पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐड होके एक दफ़ा ज़ीरो तो अगली दफ़ा मैक्सिमम फिर ज़ीरो फिर मैक्सिमम। इस तरह से जो पॉइंट्स पे ज़ीरो एम्पलीट्यूड हमें रिजल्टेंट वेव का मिलेगा उनको हम कहते हैं एंटी नोड और जिन पॉइंट्स पे हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा उनको हम कहते हैं नोड। तो यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं बुक में कि दिस फिगर जो है दैट शोज दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 t/4 t/2 एंड 3 t/4 एंड t we can see the behavior of the waves. Then in a figure 8.c that shows that the distance between the two consecutive nodes, node किसको कहते हैं यहाँ पे हमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यानी दोनों वेव्स जो हैं वो एक दूसरे में के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देती हैं या दोनों वेव के एम्पलीट्यूड का सम जो है वो ज़ीरो आ जाता है, यानी एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इसी तरह यहाँ पे जो है दो कंसेक्टिव अगर हम नोड्स लें उनके दरमियान जो है λ/2 का डिस्टेंस होगा। इसी तरह अगर हम दो कंसेक्टिव एंटी नोड लें उनके दरमियान का डिस्टेंस जो होगा वो भी λ/2 ही होगा। जी बच्चों यहाँ पे देखें ये दोनों वेव्स जो ए और बी अगर ऐड हो जाएंगी तो उनसे बनने वाली रिजल्टेंट वेव जो होगी वो स्टेशनरी वेव है। ये ज़रा रफ सी उसकी स्केचिंग है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे ज़ीरो एम्पलीट्यूड है उसको जो है ये वाले पॉइंट जो है ये एंटी नोड है, सॉरी ये नोड है क्योंकि दोनों ऐड होके एक दूसरे का उनका जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट हमें मिलता है वो ज़ीरो है। इसी तरह ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये वाली जगह यहाँ पे दोनों का जो है ये वाली जगह ये क्या है ये एंटी नोड है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो हमें मैक्सिमम मिलता है। तो जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं ये नोड और एंटी नोड दोनों का क्या होती हैं, ये नोड और एंटी नोड से मिलकर बनी होती हैं। एंटी नोड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है और नोड के पॉइंट पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमने जो पढ़ा अब इसका लास्ट पैराग्राफ देखें। यहाँ पे एनर्जी इन द वेव्स मूव बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द particles of the medium, so the nodes always remain at rest, so the energy cannot flow past, ये जो है ना यानी बैक नहीं जा सकती फॉरवर्ड ही जाएगी। these points सॉरी जो ये वाले पॉइंट होंगे ना यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो ज़ीरो होगी क्योंकि नोड्स जो हैं
वो रेस्ट पे रहते हैं। हैंस द एनर्जी रिमेन्स स्टेशनरी इन द मीडियम बिटवीन नोड्स ऑल्दो इट ऑल्टरनेट द बिटवीन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म से पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है वो तब्दील होती रहेगी, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, आगे नहीं जाएगी, चेंज नहीं होगी, उसकी कोई और फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो स्टेशनरी रहती है और इसी की बेस पे हम इन वेव्स को स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। सो व्हेन द एंटीनोड्स आर ऑल एट देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट, यानी मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट होता है उस वक्त एंटीनोड बने होते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इज़ होली पोटेंशियल, उस वक्त जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड व्हेन दे आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू द देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी एंटी नोड से गुजर रहे होते हैं तो टोटली एनर्जी जो होती है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो एज एन ईजी वे to generate a stationary wave is to superpose a wave traveling down a string with its रिफ्लेक्शन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक आपने स्ट्रिंग लेनी है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर आप उसको किसी से उससे बांध देते हैं ना, एक सिरा जो है रस्सी का आपने दीवार से बांध दिया, दूसरी साइड से आप झटका देंगे तो वो दूसरी साइड से जाके दीवार से रिफ्लेक्ट होके जो है वो वापस आएगी। इस तरह से वो जो है स्टेशनरी वेव, एक तरफ आप कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उसकी हार्ड चीज़ है जो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, वहाँ से टकरा के वेव वापस आ रही है। तो स्ट्रिंग और उसकी रिफ्लेक्शन से जो वेव्स बनेंगी वो स्टेशनरी वेव्स होंगी और ये उसका बेहतरीन तरीका है स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करने का।